जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने 12th फिजिक्स का सेकेंड पार्ट का 12 चैप्टर नंबर 12 एटम, जो कि हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे परमाणु। तो देखिए, सबसे पहले जो है इन द ईयर 1803 में 1803 में इट वाज डाल्टन ने बताया कि फर्दर अनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल है जिसके कि अगर आप छोटा करते जाइए तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ऐसा पार्टिकल आपको मिलेगा, उससे छोटा आप नहीं कर सकते। तो उसी को डाल्टन ने कहा एटम। इसको उन्होंने कहा एटम, परमाणु। लेकिन डाल्टन के बहुत पहले, जब इनके दादाजी पिताजी भी नहीं थे, तभी हमारे इंडियन साइंटिस्ट कणाद, इन्होंने सबसे पहले बताया था, कणाद ने बताया था परमाणु के बारे में। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 परमाणु के बारे में। आइए जानते हैं क्या होता है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो डाल्टन ने जब 1803 में बताया था परमाणु के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि परमाणु एक न्यूट्रल होता है, उदासीन कण होता है, उदासीन है, और इसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। तो उदासीन कण है। लेकिन इनके बाद 1897 में 1897 में जे थॉमसन ने, हिंदी में आप लोग टॉमसन भी कहते हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है। जबकि इन्होंने क्या कहा था डाल्टन ने कि जो परमाणु है, परमाणु उदासीन है। इन्होंने कहा था कि परमाणु क्या है, उदासीन है। लेकिन 1897 में थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को होल्ड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज को होल्ड करता है, यानी कि ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश कण है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं तब थॉमसन को लगा कि अगर ये ऋणावेश कण है और जबकि पूरा एक एटम जो है उदासीन है, तो इसका मतलब कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं धनावेश भी बराबर मात्रा में होना चाहिए जितना कि ऋणावेश है। क्यों? क्योंकि अगर ऋणावेश जितना है उतना ही धनावेश नहीं होगा तो परमाणु उदासीन होगा नहीं। तो इसलिए जो है फर्दर यही क्लू जो है सामने आती है, जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का प्रैक्टिकल किया था, और 1921 में बताया था कि प्रोटॉन भी होते हैं या न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करता है। तो फिलहाल तो थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने इसी बेस्ड पर कहा कि एक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया, थॉमसन ने, जिसको हम लोग प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। तो प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है, वो तरबूज का था ना, आपने क्या हिंदी में पढ़ा था, प्लम पडिंग मॉडल कुछ पढ़ा होगा कि तरबूज की तरह स्ट्रक्चर बताया था उन्होंने, वाटरमेलन की तरह। तो जैसे तो इन्होंने कहा थॉमसन ने कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज एकदम ऐसे स्कैटर्ड होते हैं चारों तरफ एटम में, और निगेटिव चार्ज भी इसमें इम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। लाइक द सीड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धसे हुए होते हैं इसमें, लाइक सीड ऑफ द वाटरमेलन, जैसे कि तरबूज में उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। तो इसको प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। तो ये डाल्टन ने बताया, ये जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। कब ये मॉडल कब दिया था इन्होंने, 1880, ऑलमोस्ट 1-2 साल बाद ही दिया था। तो ये 97 है तो 98 में दिया था, ऑलमोस्ट ये 1898 में दिया था इन्होंने प्लम पडिंग मॉडल। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब कहीं ना कहीं इसी पर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कराया था और उन्होंने एक मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम देखेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। जो जे थॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल थी, ये जो है बहुत सारी बातों को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी,
और पॉजिटिव चार्ज के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता पाया था, इसलिए जो है रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का प्रैक्टिकल किया। अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रकीर्णन ये प्रैक्टिकल इन्होंने किया। तो आइए इस प्रैक्टिकल के बारे में हम जानते हैं। तो इन्होंने बताया था अल्फा कणों का प्रकीर्णन जब कराया था, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले एक गोल्ड फॉयल लिया था, सोने की पन्नी, सोने की पतली पन्नी लिया था और उसको बहुत ही पतला कर दिया था। ऑलमोस्ट पता है इतना पतला कर दिया था कि उसकी 2.1 इंटू 10⁻⁷ इतनी थिकनेस हो गई थी, इतना थिकनेस कर दिया था, इतना मीटर का। तो बहुत ही पतला है ये, तो इतना पतला कर दिया था और उस पर उन्होंने रख दिया। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल बिस्मथ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल जो है उस पर स्कैटर्ड कराते हैं। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराने पर उन्होंने बहुत सारे क्या ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। बिस्मथ जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना 83 होता है, 214 के आसपास कुछ इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, 214 से। तो इन्होंने बिस्मथ को क्यों, क्योंकि देखिए बिस्मथ जो है 82 पीबी 82 होता है, लेड सीसा पीबी इसके जस्ट ऊपर ही है कि, और आपको पता है कि पीबी के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हमेशा अल्फा बीटा गामा डीके होता रहता है उसमें से, और अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन होता रहता है पार्टिकल का। तो इसी से उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई और 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, मतलब बहुत हाई पावर से। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत पतले सीट में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, एक पतला सीट लिया था। चलिए हम सीट की तरह ही ऐसे बना करके दिखाते हैं। ये सीट लिया था और यहाँ पे सेंटीलेटर लगा दिया था। सेंटीलेटर समझिए आप अपने समझने के लिए कि पर्दा है और इसी पर यहाँ से इन्होंने ये ब्रिक्स रखा था, ईट रखा था कांच का ईट रखा था और यहाँ से अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड कराया था। यहाँ से अल्फा पार्टिकल को ऐसे इस पन्नी पर भेजा था। तो बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने ऐसे भेजा। तो क्या पाया इन्होंने ऑब्जर्वेशन में देखा, ये और पास बना देते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को भेजा और इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट करके ऐसे जा रहे थे, ऐसे चारों तरफ इस पे पड़ रहे थे। ये सेंटीलेटर है। सेंटीलेटर को कुछ यूँ समझ लीजिए कि ये आपका जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं, अल्फा कण जा रहे हैं, इन अल्फा कण जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो ब्राइट स्पॉट बनाते हैं, मतलब चमकते हैं। ये काउंटर है, ये एक मतलब ये कितने अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं उसको ये नाप देता है। हिंदी में कह सकते हैं आप कि उसको काउंट करता है, गिनता है। तो ये एक पर्दा है, इस पर्दे पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल आते हैं तो यहाँ पे ये काउंट हो जाते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द पतली सीट को इतना पतला कर दिया था कि लगभग वो एक परमाणु के लेवल पे चला गया था। इतना पतला कर दिया था कि हम इसी को समझने के लिए, इजी समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एटॉमिक लेवल पर एटम है। ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस मान लेते हैं इसको, और इधर मान लेते हैं इतना बड़ा एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। अभी पता नहीं है हम लोग को वैसे न्यूक्लियस है। तो क्या है कि यहाँ से बहुत सारे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड कराया वहाँ पर। ये कांच की ईंटें हैं, कांच की ईंट है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने भेजा। तो क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट कर रहे हैं, जितना पास से जो जा रहा है। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जैसे कि ऐसे सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इसके पास से जा रहा है ऐसे डेविएट हो रहा है, ऐसे पास से जा रहा है तो डेविएट हो रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है। तो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले ये जो प्रैक्टिकल था रदरफोर्ड ने परफॉर्म करवाया था। रदरफोर्ड ने, हालांकि ये रदरफोर्ड बैठे थे, देख रहे थे, और गीजर और मार्सडन कुछ नाम था, मार्सडन ने, इन दोनों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था अंडर द रदरफोर्ड के, मतलब सानिध्य में, रदरफोर्ड के कहने पर ही। रदरफोर्ड इसके पूरे इंचार्ज थे, यूँ समझिए। तो ये मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो है आर पार चले गए, इस सेंटीलेटर पे पहुंच गए, काउंट हो गए पूरे के पूरे। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट 8000 अल्फा पार्टिकल जब भेजे गए थे, तो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है मोर देन 90 डिग्री, 90 अंश से ज़्यादा
90 अंश से ज़्यादा कोण पर विक्षेपित होता है। मतलब एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो कि 90 अंश या 90 अंश से ज़्यादा कोण पर विक्षेपित हो जाता है, और वो अल्फा पार्टिकल वो होता है जो बहुत ही इसके पास गया गया होता है, एटम के सेंटर के जो बहुत पास गया होता है, वही ऐसा डिविएट करता है 90 अंश से ज़्यादा पर। और लगभग पता है कितना कम, देखिए अमाउंट है कि 8000 में से एक पार्टिकल, ऑलमोस्ट कर सकते हैं 0.14%, 0.14% के आसपास इतना अल्फा पार्टिकल जो है ये 90 अंश से ज़्यादा कोण पर विक्षेपित होता है। और ये एटम का ये जो सेंटर है, इस सेंटर के डिस्टेंस के बराबर, इतने डिस्टेंस के बराबर ये जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर, इसको हम लोग कहते हैं बी से दिखाते हैं, और इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर पैरामीटर आप यूँ समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर वह डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में अगर कोई अल्फा पार्टिकल जाता है, अल्फा कण जाता है, तो अल्फा कण वहाँ से वापस आता है तो 180 अंश पर, तो अल्फा कण 180 अंश पर वापस आता है। कब? जब इम्पैक्ट पैरामीटर से होकर के जाता है तब, तो टकराता है और वापस आ जाता है, 180 अंश का कोण बनाता है। और ये देखा गया कि 20,000 कण में से मात्र एक कण ऐसा था कि जो कि लगभग 180 अंश के कोण पर वापस विक्षेपित होकर के आ जा रहा था। तो इस प्रैक्टिकल से क्या पता चला? इस प्रैक्टिकल से ये पता चला रदरफोर्ड को कि देखो यहाँ पे कुछ है, एटम के परमाणु के सेंटर में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि अल्फा पार्टिकल को विक्षेपित करा दे रहा है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अच्छा कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक को कहते हैं। हीलियम का नाभिक क्या होता है? 2He4 होता है। तो हीलियम के नाभिक को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा। जब भी हम अल्फा कण कहेंगे, अल्फा कण, इसका मतलब होगा कि 2 प्रोटॉन की बात की जा रही है। एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस ई, तो 2 प्रोटॉन पे 2 ई होगा, प्लस में 2 ई होगा, इतना आवेश होगा एक अल्फा कण पर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने, कि मतलब एटम के सेंटर पे कुछ ऐसा ज़रूर है, समथिंग दैट एग्जिस्ट, जिसको इन्होंने एंटिटी कहा। एंटिटी मतलब समथिंग दैट एग्जिस्ट, कुछ, हाँ कुछ है, क्या है अभी क्लियर नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर का है, पॉजिटिव नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल को विक्षेपित करा रहा है। अल्फा पार्टिकल इससे पास से जा रहा है तो विक्षेपित हो जा रहा है। इससे जब दूर से जा रहा था अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल जा रहा था, लेकिन इसके जब पास से जा रहा है तो वो विक्षेपित हो जा रहा है, अपने पथ से थोड़ा सा भटक जा रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है। और जो बहुत पास से जा रहा है तो ऐसा देखा गया कि 90 डिग्री पर जो कण है वो 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो कि 90 अंश से ज़्यादा कोण पर विक्षेपित हो रहा है, या 20,000 में से एक कण ऐसा है कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर पे आता है तो वापस 180 अंश के कोण पे चला जाता है। तो इस कंक्लूजन से उन्होंने कहा कि कुछ एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे इधर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो विक्षेपित नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अभी जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का प्लम पडिंग मॉडल जो इन्होंने दिया था थॉमसन ने, वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हर जगह स्कैटर्ड होता है, हर जगह ऐसे स्कैटर्ड होता है, रैंडमली हर जगह होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज केवल एक जगह कंसंट्रेटेड होता है, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस कहा था। तो आइए इस प्रैक्टिकल का कंक्लूजन क्या रहा, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन्स निकाले, आइए उस कंक्लूजन्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आइए बेटा, तो हम लोग देखेंगे अब कि निष्कर्ष इसमें क्या निकला। इन्होंने निष्कर्ष निकाला इसके बेसिस पर, पहला कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग पर रदरफोर्ड ने इस निष्कर्ष निकाला। देखिए, अभी मैंने कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल हैं बहुत सारे, मोस्टली अल्फा पार्टिकल आर पार चले जा रहे थे, तो इसलिए पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जो एटम का, परमाणु का अधिकतर भाग होता है वो खोखला होता है, मतलब परमाणु खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है, भाग खोखला होता है, खोखला होता है इन्होंने कहा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल मोस्टली कहाँ चले जा रहे थे? पूरे सेंटीमीटर पे, पर्दे पर, और अधिकतर एकाध जो थे वो 8000 में से एक पार्टिकल इतना विक्षेपित हुआ और 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है, मतलब रेशियो देखिए कितना कम है। तो अधिकतम इन्होंने पहला कंक्लूजन दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और इन्होंने दूसरा कंक्लूजन ये दिया इस पर कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे धन आवेश, पूरे संपूर्ण धन आवेश एक छोटे से नैरो एरिया में, नैरो स्पेस में
नैरो स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है, मतलब पूरा जितना धन आवेश है, पूरा धन आवेश एक छोटे से क्षेत्र में पूरा स्थिर होता है, जिसको इन्होंने नाभिक कहा। तो संपूर्ण धन आवेश एक 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का एरिया में इतने में पूरा धन आवेश संचित होता है या स्थिर होता है, यूँ कह सकते हैं कुछ, तो रहता है, जिसे इन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा इसे। और थर्ड और लास्ट इनका कंक्लूजन क्या था कि नाभिक का रेडियस या कोटि तो इतना हो गया, और इन्होंने कहा कि परमाणु का जो कोटि है, परमाणु जो होता है 10, परमाणु का रेडियस जो होता है पूरे 10 घात पे 10 होता है, -10 मीटर का। मतलब कि एक जो परमाणु है वो इसका 10,000वें भाग के, मतलब एक परमाणु का एक नाभिक जो है, नाभिक इससे क्या स्पष्ट निकलता है, देखिए कितने 5 जीरो ज़्यादा है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर देख लें तो इससे ये पता चलता है कि 10,000वें भाग के एक नाभिक जो होता है, नाभिक परमाणु के पूरे साइज का 10,000वें भाग के बराबर होता है, ये इससे निष्कर्ष निकलता है। तो ये इन्होंने 3 बात बताई थी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का पूरा धन आवेश एक छोटे से क्षेत्र में संचित होता है, जिसको इन्होंने नाभिक कहा था, और उस क्षेत्र का रेडियस 10⁻10 मीटर होता है। और इन्होंने कहा कि जो पूरे परमाणु की जो साइज होती है वो होता है 10⁻10 मीटर। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला इसके बेसिस पर। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने गोल्ड को, ये जो फॉयल था, ये पन्नी लिया था, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, तो उन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों लिया, गोल्ड का ही पतली सीट क्यों लिया, चादर क्यों लिया, तो आइए उसके कारण समझते हैं। तो देखिए गोल्ड जो होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, और ये एक ऐसा, मतलब कि इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट 80 ले लेंगे तो देख रहे हैं, 80 लेंगे, 82 लेंगे, ये आ जाएगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव मेटल में चला जाएगा। तो इन्होंने क्यों गोल्ड लिया था, वाई दे चूज गोल्ड फॉइल्स इंस्टेड ऑफ एनी अदर, तो इन्होंने सोने की पन्नी ही क्यों चुनी, तो उसका कारण सुनिए। तो कारण क्यों सोना लिया, अरे सोना बाबू क्यों लिया ना, सोना क्यों लिया, तो आइए कारण इसका, पहला कारण ये है कि गोल्ड को सोने को आसानी से बहुत पतले सीट मतलब चादर, ठीक है, सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, सीट में बदला जा सकता है, इसलिए, क्योंकि इसको बहुत पतले सीट में इसलिए बदल देंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल भेजे तो पतले सीट के आर पार वो आसानी से चले जाए, तो इसलिए इन्होंने लिया था, पहली बात। दूसरी बात ये इसलिए लिया था क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, इसकी साइज़ क्या है, बहुत बड़ा है, इसकी साइज़ बड़े होने की वजह से इसके अल्फा पार्टिकल, इसकी परमाणु का साइज़ भी बड़ा होगा, तो परमाणु जो बहुत बड़ा है तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसलिए अल्फा पार्टिकल मोस्टली आर पार चले जाएंगे, तो साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, आर पार चले जाएंगे, आर पार आसानी से, इसलिए इन्होंने लिया। और तीसरा और लास्ट कारण ये था इनका लेने का, गोल्ड चूज करने का, कि गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब इसकी जो मास है ये 50 गुना ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल से, लगभग 50 गुना ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल से। तो इससे अल्फा पार्टिकल अगर आकर के टकरा भी जाएगा एटम पर तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या हुआ कि अगर आप हाइड्रोजन हीलियम कुछ ले लिए हैं, ऑक्सीजन वगैरह, छोटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आया, टकराया, लेके साथ में उड़ गया, ठीक है ना, लेके साथ में चला जाएगा। तो इसलिए जो है, जैसे ये मार्कर है इतना छोटा सा है, अगर इसको आपको मारना है, डिस्प्लेस करना है, तो मिसाइल से थोड़ा मारिएगा, है, अरे उतना मास भी होना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए ना, तो इसको मारने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, चला जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये कारण था कि गोल्ड क्यों चुना था। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग, नया टॉपिक क्या है हम लोग पढ़ना।